हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम लोग अपना सामान्य जानकारी में आपका इतिहास, भूगोल, सामान्य जो भी जानकारियां हैं, जो भी आपका जीएस के प्रश्न हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। विज्ञान और कंप्यूटर के भी प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस नंबर 3 लेकर आए हैं जीएस जीके के इस क्लास में। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन था। ठीक है, अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना व्यापार केंद्र था किसको बनाया हुआ था। ठीक है, तो किसको बनाया था उन्होंने, सूरत को बनाया था। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पर आए हुए थे, सबसे पहले सूरत में आए थे। कब आए हुए थे, 1608 में अंग्रेज सूरत में आए हुए थे। और उस समय में जो हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से अनुमति ली थी। किससे अनुमति ली थी, जहांगीर वहाँ के उस समय पे राजा थे, वहाँ से उन्होंने अनुमति मांगी थी और जहांगीर जो थे उन्होंने अनुमति दे दी थी। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ जो पुर्तगालियों ने शत्रुतापूर्वक कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी गई थी। इसके लिए जो पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित होकर 1663 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, अगर आपसे अस्थाई पूछता है तो अस्थाई आपका कब है, 1613 में। अस्थाई रूप से जो उनका व्यापार केंद्र स्थापित हुआ था 1613 में हुआ था। अगर पहली बार पूछे तो 1608 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। किस देश ने सर्वप्रथम पानी के मार्ग से यानी समुद्र के मार्ग से भारत का जो एक रास्ता था खोज निकाला था। तो किसने निकाला था, पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1497 में। कब, 1497 में पुर्तगालियों जो थे नेविगेटर और एक्सप्लोरर की मदद से वास्को डी गामा ने, किसने किया था, ये आप याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने। ठीक है, वास्को डी गामा ने 1497 में क्या किया था, समुद्री मार्ग भारत आने वाले रास्ते का खोज किया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति की लागू की गई थी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो जो देखिए आपका पंजाब है। ठीक है, पंजाब पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य अपहरण नीति लगाया हुआ था तो उसकी सहायता से 1848 में, ठीक है, 1848 में जयपुर और संभलपुर 1849 में, नागपुर और झांसी में 1854 को अधीन किया था। ठीक है, और राज्य अपहरण नीति का जो मुख्यतः किसको माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। किसको माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए अपहरण नीति को लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के सबसे पहले जो प्रथम जनरल गवर्नर थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब बने थे, वारेन हेस्टिंग आपके बने थे 28 अप्रैल को। कब बने थे आपके, 28 अप्रैल 1772 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1772 से ये कब तक था इनका कार्यकाल, इनका था 20 अक्टूबर 1774 तक। ठीक है, यानी कि लगभग ये 2 साल तक क्या थे, वारेन हेस्टिंग वहाँ के गवर्नर बने हुए थे। ठीक है, और इसके बाद जो इन्होंने प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर भी थे। 1774 में उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी नियुक्त कर दिया गया था। 1774 में इन्हें क्या किया, प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। ये जो वारेन हेस्टिंग थे, इनके बारे में एक और चीज़ याद रखिए, यह भारत के प्रथम गवर्नर थे। क्या थे, प्रथम गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, जो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, लॉर्ड जो क्लाइव थे सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो ये हराए थे आपके प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था, 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23
23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के अंतिम जो स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला थे उनको क्या किया था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपने जो रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में नवाब और फ्रांसीसी मित्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई थी, और बंगाल पर क्या हुआ था, कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। प्लासी के युद्ध के बाद वहां का जो शासन था वो सीधे बंगाल की कंपनी के अधीन चला गया था। ठीक है, कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, अब आपको बताना है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। अभी अभी आपने देखा कब लड़ी गई थी, 1757 में। ठीक है, 23 जून 1757 को किसके किसके बीच लड़ा गया था, जो वहाँ के रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के अंतिम जो गवर्नर जनरल नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस आपके वहाँ के जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल सिराजुद्दौला थे। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी आपकी रॉबर्ट क्लाइव की। तभी से वहाँ का जो शासन था सीधे वहाँ के कंपनी के हाथों में, बंगाल का शासन वहाँ के कंपनी के हाथों में चला गया था। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। तो किसके समय में किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कब किया गया था, 1793 में। ठीक है, 1793 ईस्वी में जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया, जिसके अंतर्गत जमींदार को भूमि के लगान का 8/9 यानी 8/9 भाग कंपनी को देना था, 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए रखना था। इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि वहाँ जैसे आपका अगर आपके पास 9 भाग जमीन है तो उसमें से 8 भाग में आप जो भी उत्पादन करेंगे, आप 8 भाग में जो भी उत्पादन करेंगे वहाँ के टैक्स के रूप में आपको उनको देना था, और जो 1 भाग बचता था वो अपने खर्च अपने गुजारे के लिए रखना होता था। तो यही क्या है, यही जो आपका जमींदारी यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू कर दिया गया था कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, चलिए इसके बाद है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था। ठीक है, तो किसने संभव बनाया था, डलहौजी ने। ठीक है, एक खुली प्रतियोगिता जो आपकी कराई गई थी 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में कराई गई थी। ये आपका 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में कराया गया था, जिसमें आपके जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने इसको संभव बनाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका, निम्नलिखित में कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, तो वो लिया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इन्होंने ये निर्णय लिया था 1835 में। कब लिया था, 1835 में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत कर दी गई थी। बेंटिक ने मैकाले की मिनट ओपन इंडियन एजुकेशन की जो रिपोर्ट की सिफारिश थी उस पर इन्होंने कार्रवाई करते हुए निर्णय लिया कि सरकार जो है अब शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों का समर्थन देगी। और इस प्रयास में जो राजा वहाँ के थे, राजा राम मोहन राय ने बेंटिक का समर्थन किया था। तो इनका समर्थन कौन किया था, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि जो गवर्नर जनरल थे उन लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनका समर्थन इसमें कौन किया था, तो उन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी। डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी और किसने की थी, तो डाक सेवा की शुरुआत आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया था। हेस्टिंग ने कब किया था, 1774 में। ठीक है, हेस्टिंग ने कब किया था, 1774 में। हालांकि अगर आप इससे पीछे जाएं तो लॉर्ड क्लाइव ने भी प्रयास किया था 24 मार्च 1766 में पश्चिम बंगाल में डाक योजना की स्थापना की थी। उनके द्वारा स्थापित जो डाक प्रणाली को बाद में वारेन हेस्टिंग के द्वारा विकसित किया गया था। और कब विकसित किया गया, 1774 में। तो लिटरली अगर सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में डाक योजना की शुरुआत 24 मार्च 1766 को हुई थी।
पूरे भारत में हुआ था 1774 में, और आपका केवल और सबसे पहले अगर पूछ ले तो 1766 में कहाँ हुआ था, बंगाल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम कब हुआ था, 1766 में। पूरे भारत में कब हुआ था, 1774 में। ठीक है, और सबसे पहले करने की कोशिश कौन किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में केवल बंगाल में शुरुआत किया था, वारेन हेस्टिंग ने 1774 में पूरे भारत में लागू कर दिया था। इसके बाद देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन से एक बार आप देख लीजिए, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, या फिर जाति व्यवस्था पर प्रहार, या फिर संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए सबसे अधिक जाना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की अस्थायी जो राजस्व व्यवस्था थी इसके लिए जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, अस्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत 1793 में की थी। कब की थी, 1793 में की थी। इसके पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें क्या था कि उन्होंने जमींदारों को उनके ज़मीन का मालिक बना दिया था, और क्या बोला था कि जो अगर मान लीजिए 9 भाग है टोटल, अगर आपके पास 9 भाग आप उगाते हैं तो 8 भाग आप ब्रिटिश को कर के रूप में दे देंगे, 1 भाग जो था 1 भाग आप अपने लिए रख लेंगे, अपने गुजारे के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में किया था। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, सती प्रथा जो हमारे भारत में क्या था, अपने मृतक पति की चिता पर, जो उनके पति मर जाते थे तो उनकी चिता पर हिंदू की जो विधवा थी, ठीक है, जो विधवा औरतें होती थी, उनकी पत्नी होती थी, उनको भी जलकर मरना होता था। इसी को क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते थे। तो ये वहाँ के जब अंग्रेज वहाँ से आए तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसको उन्होंने बदलने का प्रयास किया। तो यही पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने इसका अंत किया था। तो किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था, 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, और सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ऐसे बंगाल सती विनियम के अंतर्गत किया गया था जिसमें सती प्रथा को मानव प्रकृति के विरुद्ध माना गया था। ठीक है, आप किसी मानव को जला नहीं सकते हैं जिंदा, इसे क्या माना गया था, प्रकृति के विरुद्ध मान करके इसे एक घृणित प्रथा के रूप में माना गया था और इसको हटा दिया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था, इन्होंने 1905 में किया था। कब किया था, 1905 में इन्होंने बम्बई में, ये भी आप याद रखिएगा, मुंबई आज है, मुंबई का नाम पहले बम्बई हुआ करता था। तो बम्बई में क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने यह एक ऐसा समाज व्यक्तियों का संगठन था जो अपनी मातृभूमि को किसी न किसी रूप में सेवा करने को समर्पित थे। वही था आपका भारत सेवक समाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था। ठीक है, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिन्होंने हड़प नीति अपनाया था, तो किसने अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, विलय, हड़प नीति को आप विलय के नाम से भी जान सकते हैं, विलय या हड़प नीति। इसका जो सिद्धांत था ये कब आया था, 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने लाया था। कब, 1848 से 1856 के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान आपके लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने हड़प नीति 1848 से 1856 के बीच लाया था। इस सिद्धांत पर विचार पर आधारित था कि यदि आश्रित राज्य के किसी शासक का निधन या बिना कोई वैध संतान के हो जाए तो राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस कंपनी के पास आ जाएगा और उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या था, हड़प नीति था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो जो प्रथम भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने अधिकार पत्र अधिनियम 1853 के तहत, किसके तहत, 1853 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नियुक्ति करने का अधिकार ले लिया गया था और भविष्य में जो भी रिक्तियां थी उनको भरने के लिए लंदन में प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे ये कब उत्तीर्ण हुए थे, ये उत्तीर्ण हुए थे 1864 में, 1864 में ये पास हुए थे।
ठीक है। 1864 में ये सिविल सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले जो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने 1820 में किया था। कब किया था? 1820। देखिए हम आपको सन बताते चल रहे हैं, सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत कब की थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन देगा 1818, 19, 20, 21, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1820। तो आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सन तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1820 में उन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था, जहां उन्होंने राजस्व आकलन और सामान्य प्रशासन की प्रणालियों का शुभारंभ किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो किसानों का भूस्वामी मान लिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? ठीक है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो ये आपका हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? लखनऊ के 1916 में। ठीक है, 1916 का जो आपका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इस अधिवेशन में आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था, समझौता इसको किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें मुसलमानों को क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि सभी लोग वोट दे सकते हैं। इसके बाद है सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो 1916 में किया गया था, आपका किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना आपके उनका उद्देश्य 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग किया गया था। तिलक ने मार्च में 1916 में पुणे में किया था तथा सितंबर में आपका 1916 में ही एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। तो आप याद रखिएगा कि एनी बेसेंट ने कब किया था और कहाँ किया था? 1916 में किया था। इन्होंने किया था सितंबर 1916 में मद्रास में। ठीक है, इन्होंने कहाँ किया था? मद्रास ने किया था। और दूसरा आपका आता है बाल गंगाधर तिलक, ये भी याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी 1916 में ही किया था, लेकिन इन्होंने कब स्टार्ट कर दिया था? इन्होंने मार्च में। ठीक है, और कहाँ पे किया था? पुणे में। ठीक है, तो आपके दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में पुणे में किया था। उसके बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था 1916 सितंबर में। ठीक है, आप याद रखिएगा सितंबर में। ठीक, चलिए इसके बाद है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। इसमें से आपको बताना है कि गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो इसमें से कौन से हैं। तो जो आपके हरदयाल हैं, ठीक है, हरदयाल क्या हैं? आपके गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। 1 नवंबर 1913 को जो आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? गदर पार्टी का गठन कब किया गया था? गदर पार्टी का आपका गठन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1913 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। तो अध्यक्ष भी आप देख लीजिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके सोहन सिंह। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आपके सोहन सिंह। और इस पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का संपादन किया था। ठीक है, इसने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का संपादन किया था। ये गदर जो आपका है पत्रिका है। ठीक है, गदर पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया हुआ था। चलिए इसके बाद आपका है, इसके बाद है वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या था कि दयानंद सरस्वती ने एक धार्मिक हिंदू नेता और जो आर्य समाज के संस्थापक थे, वह वेदों की शक्ति पर अटूट विश्वास करते थे। और उनका जो यह नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों पर उनके विश्वास को प्रमाणित करता है। उनका मानना था कि केवल वेदों में सच्चा ज्ञान ही हिंदू समाज में फैली सभी बुराइयों को छुटकारा दिला सकता है। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। ठीक है, चलिए
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आपने वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।